नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों 31 जनवरी 2021 को यानी कि इसी महीने के आखिरी दिन सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया जाने वाला है। यह परीक्षा वैसे तो 5 जुलाई 2020 को आयोजित की जानी थी, परंतु कोरोना संकट के चलते इस परीक्षा को टाल दिया गया था। अब अंतिम रूप से इस परीक्षा को 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना तय किया गया है। दोस्तों सीटेट की परीक्षा में जो सबसे मुश्किल पोर्शन है वह साइकोलॉजी है, जिसे हम पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट के रूप में भी जानते हैं। और इसमें से 30 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे हम प्राइमरी लेवल पर बात करें या अपर प्राइमरी लेवल पर बात करें, दोनों ही स्तर पर इस चाइल्ड साइकोलॉजी से 30 सवाल पूछे जाते हैं साइकोलॉजी सीटेट के पेपर में। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये उन बच्चों को समझने में हमारी मदद करते हैं जिन्हें एक शिक्षक के रूप में हमें पढ़ाना है। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि सीटेट के पेपर में साइकोलॉजी के जो ऑप्शन हमारे सामने आते हैं वो सब के सब एक जैसे दिखाई देते हैं। इसीलिए कई बार हमें लगता है कि हमारा जवाब ठीक है लेकिन फिर भी वो गलत हो जाता है। तो कैसे बच सकते हैं इन समस्याओं से? हम बच सकते हैं इन समस्याओं से इस प्रकार कि हमें उन सिद्धांतों को ओरिजिनल रूप में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो एक फॉरेन सब्जेक्ट है, भारतीय सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए हमें इसे इसके मूल रूप में पढ़ने की जरूरत है। तो अपने इस वीडियो में हम लोग हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत अर्थात मल्टीपल थ्योरीज ऑफ गार्डनर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस सिद्धांत में से सीटेट के पेपर में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इस सिद्धांत को इसके ओरिजिनल रूप में पढ़ा है तो आपके इस सिद्धांत से पूछे जाने वाले सभी सवालों को सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है और उनसे पहले अनेक विद्वानों ने बुद्धि का वर्णन किया था, इंटेलिजेंस का वर्णन किया था। कुछ लोगों ने बुद्धि को एक कारक माना था, 1 फैक्टर, और कुछ लोगों ने 2 फैक्टर या 2 फैक्टर्स माना था। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में दिखाया है कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। बस हमें यह देखने की जरूरत होती है कि किसी व्यक्ति की बुद्धि का दायरा क्या है, क्षेत्र क्या है। इसलिए दोस्तों हम एक एक करके उन तमाम बुद्धि के क्षेत्रों का वर्णन करेंगे जिन्हें हार्वर्ड गार्डनर ने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में स्थान दिया है। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने जो पहला बुद्धि का सिद्धांत दिया है, प्रकार दिया है, वह लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। यह उन लोगों में पाई जाती है जो स्टेप बाय स्टेप किसी समस्या का समाधान करते हैं या परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत हम गणितज्ञ को और वैज्ञानिकों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गणितज्ञ जब किसी सवाल को हल करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप अपने हल तक पहुंचते हैं। अगर कोई भी किसी भी स्तर पर उसमें गड़बड़ी होती है तो सवाल हल नहीं हो पाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक हैं, जब वैज्ञानिक कोई आविष्कार करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते जाते हैं। जब तक अगला स्टेप सही नहीं होता पहले के सारे स्टेप्स भी गलत माने जाते हैं, और जब सारे स्टेप सही हो जाते हैं तो एक नए आविष्कार हमारे सामने आ जाते हैं। इस प्रकार लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ही उन लोगों में पाई जाती है जो स्टेप बाय स्टेप समस्याओं का समाधान करते हैं, परिणामों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी प्रकार की इंटेलिजेंस ही जिसका वर्णन हार्वर्ड गार्डनर ने अपने मल्टीपल थ्योरी सिद्धांत में किया है वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दोस्तों ये उन लोगों में पाई जाती है जो भाषा से संबंधित कार्य करते हैं। इनमें पत्रकार और कवि होते हैं। हम देखते हैं कि पत्रकार और कवि जो होते हैं वो भाषा की बारीकियों को के ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं। हर लोग इतना ध्यान नहीं देते, बल्कि पत्रकार और कवि जैसे लोग अर्थात जिनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी पाई जाती है वही भाषा की बारीकियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो पत्रकार होते हैं और कवि होते हैं जिनको हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं वो अलग दायरे के आते हैं। दोस्तों मल्टीपल थ्योरी के अंतर्गत जो अगली इंटेलिजेंसी है वह है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। इसके अंतर्गत हम संगीतकार को शामिल करते हैं, क्योंकि संगीतकार जब किसी संगीत के ऊपर संगीत बनाते हैं, गीत के ऊपर संगीत बनाते हैं तो वो एक बिल्कुल वैक्यूम में काम करते हैं।
क्योंकि जो कवि होते हैं, शायर होते हैं, लेखक होते हैं, वो सिर्फ गीत लिखकर दे देते हैं। उस गीत को किस तरीके से संगीतबद्ध करना है, म्यूजिक में ढालना है, ये काम संगीतज्ञ का होता है। इसीलिए संगीतज्ञ भी अपने आप में एक इंटेलिजेंसी के दायरे में आते हैं। हर इंसान म्यूजिक के क्षेत्र में इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। केवल वही लोग हो सकते हैं म्यूजिक के क्षेत्र में इंटेलिजेंट जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। इस प्रकार हार्वर्ड गार्डिनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में जो तीसरा स्थान है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोगों का है। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डिनर की थ्योरी में जो अगली इंटेलिजेंसी है वह है स्पेशल इंटेलिजेंसी। आप इसकी स्पेलिंग की तरफ ध्यान दें। SPATIAL, ये SPECIAL वाला स्पेशल नहीं है, बल्कि SPATIAL वाला स्पेशल है। इसके अंतर्गत हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो किसी मूर्त वस्तु में अमूर्त वस्तु को देखते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर से मूर्ति को तराशना हर इंसान के बस का काम नहीं है, ये सिर्फ शिल्पकार करते हैं। तो शिल्पकार को स्पेशल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार महासागर में, नदी में नाव चलाने वाले लोगों को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, क्योंकि पानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मूर्त धारणा है जिसमें हर व्यक्ति नाव नहीं चला सकता। कोई नौसिखिया अगर नाव चलाने की कोशिश करे तो हो सकता है कि वह डूब जाए, न केवल अपनी जिंदगी को खत्म कर ले बल्कि बाकी लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए ये लोग जिसमें स्पेशल इंटेलिजेंसी पाई जाती है वो एक मूर्त धारणा में अमूर्त चीजों को देखते हैं और उसको हमारे सामने मूर्त रूप में पेश कर देते हैं। इसके अंतर्गत हम चित्रकारों को भी शामिल कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत हम चित्रकारों को भी शामिल कर सकते हैं और साथ ही साथ हम पेंटर्स को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो मूर्त वस्तुओं में कागज पर रंगों के माध्यम से चित्रों को यानी कि अमूर्त अवधारणा को मूर्त रूप में पेश करते हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए जिन लोगों में यह काबिलियत पाई जाती है वो स्पेशल रूप से इंटेलिजेंट माने जाते हैं हार्वर्ड गार्डिनर की मल्टीपल थ्योरी के अनुसार। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डिनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में जो अगला स्थान है वो बॉडीली काइनेस्थेटिक का है। इसके अंतर्गत हम डांसर्स को और एथलीट आदि लोगों को शामिल करते हैं, क्योंकि जब हम लोग शारीरिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो वो भी अपने आप में इंटेलिजेंसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि हर व्यक्ति बॉडी के माध्यम से अपनी भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। डांसर हुआ, नृतज्ञ हुए और एथलीट हुए, ये अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल इस प्रकार करते हैं जैसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इस इंटेलिजेंसी के अंतर्गत बहुत कम लोग आते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास करे तो वह बहुत जल्दी न केवल थक जाता है और कई बार यह होता है कि इसका उसके शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। कई बार कुछ लोग डांस करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें यह इंटेलिजेंसी नहीं होती है, तो अक्सर ये होता है कि गलत स्टेप मारने के कारण उनकी नस पे नस चढ़ जाती है। कई बार पैर की जो हड्डी होती है वो फ्रैक्चर कर जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह इंटेलिजेंसी उनमें नहीं पाई जाती है, बल्कि जिन लोगों में यह इंटेलिजेंसी पाई जाती है वही इस कार्य में अभूतपूर्व कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डिनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी में जो अगला स्थान है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी का है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी उन लोगों में पाई जाती है जो दूसरे लोगों से बातचीत करके उनके दिल को जीत लेने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत हम सेल्समैन और थेरेपिस्ट आदि को शामिल करते हैं, क्योंकि जब सेल्समैन किसी सामान को बेचता है तो वो किसी व्यक्ति से बातचीत करके उसके मन को जीतने का प्रयास करता है। इसी प्रकार थेरेपिस्ट किसी व्यक्ति को ये यकीन दिलाता है कि उसका जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार यह इंटेलिजेंसी जिन लोगों में पाई जाती है वो दूसरों से संबंध स्थापित करने में, बातचीत करने में बहुत सहजता महसूस करते हैं। यह इंटेलिजेंसी हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं उनमें मालिक और होते हैं और सामान को बेचने वाले सेल्समैन दूसरे लोग होते हैं, क्योंकि मालिक में वो गुण नहीं हो सकता जो सेल्समैन में होना चाहिए। इसीलिए अक्सर सेल्समैन उन लोगों को बनाया जाता है जो दूसरों के साथ संबंध बातचीत करके वस्तु को बेच सकते हैं, और ये उन लोगों में पाया जाता है जिनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डिनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी में जो अगला स्थान है वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी का है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों अलग अलग है दोस्तों। इंटरपर्सनल को हम दूसरों के संबंध में देखते हैं, जबकि इंट्रापर्सनल को हम किसी व्यक्ति के खुद उसके संबंध में देखते हैं।
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो अपने आप को नियंत्रित करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमेशा कूल रहते हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं होते, और अगर उनके सामने कभी कोई परेशानी आती है तो बहुत आसानी से वो उसका सामना कर लेते हैं। यह इंटेलिजेंसी हर व्यक्ति में नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि बोलते हैं कि तुझे टेंशन नहीं होती यार, वो कहता है कि टेंशन होती है लेकिन मैं इन समस्याओं से आसानी से निपट लेता हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता। हम धोनी को, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में भी जब मैच खेलते थे तो कभी अपना आपा नहीं खोते थे, बल्कि अपने आप को कूल रखते हुए मैच को खेलते थे और कई बार जिता भी देते थे। तो ऐसे लोगों को हम इंट्रापर्सनल के अंतर्गत रखते हैं, जो परिस्थितियों को नियंत्रित करना और अपने आप को अनुकूलित करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, अगली जो इंटेलिजेंसी है जिसका वर्णन हार्वर्ड गार्डिनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी में किया है, वह है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंसी। यह उन लोगों में पाई जाती है जो प्रकृतिवादी होते हैं, प्रकृति को समझने का कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत हम शिकारी को शामिल कर सकते हैं और किसानों को शामिल कर सकते हैं। सवाल आता है कि क्यों शिकारी और किसान इसमें शामिल क्यों हैं? क्योंकि शिकारी और किसान दोनों मौसम की बातचीत को समझते हैं। शिकारी जानता है कि किस प्रकार उसे शिकार करना है, थोड़ी सी आहट किस तरीके से उसके शिकार को उससे दूर कर सकती है, और किसान ही इस बात को जानता है कि किस प्रकार की मिट्टी में किस तरह की फसल को बोया जा सकता है। हर व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, इसीलिए जो लोग खेती से संबंधित कार्य करते हैं, शिकार से संबंधित कार्य करते हैं, वो भी इंटेलिजेंट हैं हार्वर्ड गार्डिनर की थ्योरी के अनुसार। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, जो मेरा खुद का उदाहरण है। हमारे टीचर ने, जब मैं बीएड कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उस दौरान हमारे टीचर्स ने बताया था। हुआ ये था कि सन 2011 में हार्वर्ड गार्डिनर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वहां पर जब ये आए थे तो इन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया था जिसमें सारे जो बीएड, एमएड और पीएचडी स्कॉलर्स थे उन्होंने भाग लिया था। वहां इनसे एक सवाल पूछा गया था हार्वर्ड गार्डिनर साहब से। सवाल ये था कि सर, आपकी थ्योरी में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो हाथ की रेखाओं को देखकर इंसान का भविष्य बताने का काम करते हैं। मतलब जो लोग हाथ को देखकर इंसान के भविष्य को बताना का काम करते हैं, उनको आप अपनी थ्योरी में किस स्थान पर रखेंगे? तो इस संबंध में हार्वर्ड गार्डिनर साहब का ये मानना था कि हमारे देश में, यानी कि उन यूरोपीय देशों में जहां से हार्वर्ड गार्डिनर साहब संबंध रखते थे, हाथ देखने का रिवाज नहीं था, इस तरह की संस्कृति नहीं थी। लेकिन उनका ये मानना था कि अगर भारतीय संस्कृति में इस तरीके के लोग पाए जाते हैं तो वो भी इंटेलिजेंट माने जाएंगे, क्योंकि ये काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार दोस्तों, हार्वर्ड गार्डिनर साहब ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी में दिखाया कि हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, बस ये देखने की जरूरत है कि उसकी इंटेलिजेंसी का क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र के अंतर्गत उसकी इंटेलिजेंसी को देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। और अगर एक व्यक्ति, टीचर, इस बात को समझ लेता है तो यह उसके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज वर्तमान समय में एक टीचर को यह कहा जाता है कि उसको बच्चे के दिन प्रतिदिन के व्यवहार का अध्ययन करना है और अलग अलग क्षेत्रों में उसके विकास को देखना है। उसका सबसे बड़ा संबंध कारण जो है वो हार्वर्ड गार्डिनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डिनर साहब ने ही बताया है कि हमें यह देखने की जरूरत है कि बच्चा किस क्षेत्र में इंटेलिजेंट है, और अगर हम इस क्षेत्र को पहचान सकते हैं तो हम उसको उसी क्षेत्र से संबंधित कार्य दें जिस क्षेत्र में वह इंटेलिजेंट है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की हार्वर्ड गार्डिनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको यह थ्योरी अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी, और साथ ही 31 जनवरी को यदि आप सीटेट की परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो मददगार हो सकती है। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं साइकोलॉजी के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं खुद सीटेट का पेपर दे चुका हूं और साइकोलॉजी में मेरे 30 में से 29 नंबर हैं। मैं उस सर्टिफिकेट की फोटो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप जान सकें कि मैं क्यों साइकोलॉजी पर इतना जोर देता हूं, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी का पोर्शन बहुत अच्छा है और यही सीटेट की परीक्षा में सबसे मुश्किल माना जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगली वीडियो तक इंतजार को बरकरार रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।